हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो चैप्टर 7 हम देखने वाले हैं डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, जिसमें देखेंगे संक्रमण तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान क्या होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसानी से देखने वाले हैं। आपके संक्रमण तत्व होते क्या है, इनके लक्षण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था है और ये इनके क्या क्या लक्षण होते हैं, सारे देखने वाले हैं। तो भैया वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं संक्रमण तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान क्या होता है। तो पहले जान लेते हैं हम संक्रमण तत्व होते क्या है। तो देखो, कहा गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों की दृष्टि से जिन तत्वों के परमाणु या किसी यौगिक के तत्व के या किसी यौगिक में तत्व के डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं, मतलब पार्शियली फिल्ड होते हैं, उन्हें संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन तत्व कहते हैं। क्या बात हुई, बात कही गई इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों की दृष्टि से जिन तत्वों के परमाणु या किसी यौगिक में तत्व के डी ऑर्बिटल कैसे भरे हो, आंशिक रूप से। आंशिक रूप मतलब क्या होता है, आंशिक मतलब जो थोड़ा भरे हो, मतलब बहुत कम। ठीक है, मतलब पूरे ना भरे हो, सीधा मतलब रख लो पूरे ना भरे हो। ठीक है, पूरे नहीं भरे होने चाहिए। तो उन तत्वों को हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, मतलब जो डी ऑर्बिटल में आंशिक रूप से भरे हो। तो चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आसानी से हमें समझ में आए। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, जैसे आप देख सकते हो आपका आयरन है। तो जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हो, हमने लिया एग्जाम्पल आयरन का। ठीक है, आयरन का एग्जाम्पल लिया जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 26। परमाणु क्रमांक क्या होता है इसका, 26 होता है। देख सकते हो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d6 और 4s2। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पे हमें क्या पता चल रहा है, इसका जो डी उपकोष है, डी वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। देख सकते हो कितने हैं, 6। और डी में हमें पता होते कितने हैं, डी में आपको पता होगा, डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके डी में। ठीक है, तो डी में 10 होते हैं। अगर ये पूरे 10 हों तो आप क्या कहोगे, अगर पूरे 10 हैं तो आप कहोगे कि ये पूर्ण रूप से भरा है। लेकिन जब पूरे 10 ना हो तो अगर मतलब जैसे 10 से कम कितने, 6 हैं, 6 हैं, तो हम क्या जानेंगे कि यह आंशिक रूप से भरा, मतलब उसमें पूर्ण रूप से डी ऑर्बिटल नहीं भरा हुआ। तो ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं, ट्रांजिशन तत्व या संक्रमण तत्व कहलाते हैं। परिभाषा ये कह रही है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों की दृष्टि से जिन तत्वों के परमाणु या किसी यौगिक में तत्व के डी ऑर्बिटल कैसे भरे हो, आंशिक रूप से भरे हो, जैसे इसमें भरा है, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके पार्शियली फिल्ड हो तो वो क्या कहलाएंगे, संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन तत्व कहलाएंगे। ठीक है, देख सकते हो आप लिखा है इसमें 3D उपकोष आंशिक रूप से भरा होता है। ठीक है, जो 3D उपकोष होता है ये आंशिक रूप से भरा होता है। इसी प्रकार 4D में भी आंशिक रूप से होगा, अभी आगे देखेंगे तो और समझ में आएगा। इन तत्वों को हम डी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं, संक्रमण तत्वों को हम डी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा एक एक्सेप्शन या कह सकते हो अपवाद भी होता है कि आवर्त सारणी में जो जिंक परिवार के तत्व होते हैं, जो जिंक परिवार के तत्व होते हैं, आपका जो वर्ग सेकंड बी है, वर्ग सेकंड बी जो जिंक परिवार के तत्व हैं, उनको छोड़कर डी ब्लॉक में स्थित सभी वर्गों के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। मतलब सेकंड बी में आपके जितने तत्व हैं, वर्ग सेकंड बी में जिंक के परिवार के जितने भी तत्व हैं, वो सारे तत्व आपके संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा होता है। तो देखो, जैसे बात हो रही है नीचे कि सेकेंड बी में जैसे आपका जिंक है जिसका परमाणु क्रमांक 30, कैडमियम 48 और आपका मरकरी हो गया उसका 80। ठीक है, तो देख सकते हो डी उपकोष में आपके 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और इसमें क्या होता है, ये जो जिंक परिवार के जितने भी तत्व होते हैं इनमें क्या होता है, उपकोष पूर्ण रूप से भरा होता है, डी में 10 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और संक्रमण तत्वों के लिए क्या चाहिए, आंशिक रूप से भरा होना चाहिए, 10 से कम होने चाहिए। देख सकते हो इसमें जैसे 6 था तो ये संक्रमण तत्व था। लेकिन जिंक परिवार के तत्वों में क्या होता है कि इसमें आंशिक रूप से न भरकर ये पूर्ण रूप से भरे होते हैं, जिसके कारण ये तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। तो वही कहा गया आवर्त सारणी में जिंक उपवर्ग वर्ग सेकंड बी के तत्वों को छोड़कर डी ब्लॉक में स्थित सभी वर्गों के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। आगे देखते हैं। तो आप देखते हैं इसका आवर्त सारणी में स्थान क्या होता है। ठीक है, तो बात करें आवर्त सारणी में इसके स्थान की, तो देख सकते हो आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों को कहाँ रखा गया, वर्ग एस और वर्ग पी तत्वों के मध्य या बीच कह सकते हो। यहाँ पे आपके वर्ग एस के तत्व होते हैं, यहाँ पे पी के तत्व, और यहाँ पे बीच में जो तत्व होते हैं इन तत्वों को हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, तो वही बात कही गई है आपसे कि आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों के वर्ग एस और पी ब्लॉक तत्वों के मध्य डी ब्लॉक में आते हैं। इन तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, अब आगे क्या क्या आ गया, संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं n-1d उपकोष में भरते हैं और बाह्य कोष n का विन्यास लगभग समान रहता है। ये क्या बात हुई, कह रहा संक्रमण तत्वों के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो n-1d कक्षक में भरते हैं और जो उसके
और बाह्य कोश n का विन्यास लगभग समान होता है, मतलब जो और कोश होते हैं उनका विन्यास लगभग समान होता है, ठीक है। और तत्वों से मतलब समान होता है, ज्यादातर आपको n-1d में ही फर्क दिखेगा। तो वही कहा गया, संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉन n-1d उपकोष में भरते हैं और बाह्य कोश का विन्यास लगभग समान रहता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, आप देखते हैं, देखो कह रहा है आपसे देखो जैसे आवर्त 4 है आपका, आवर्त 4 जो होता है स्कैंडियम वाला जैसे है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, इसे आवर्त 4 जो आपने देखा तो इसे कहते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी, ठीक है, इसे प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ भरते हैं, 3D उपकोष में। कहाँ भरते हैं, 3D में। और आवर्त 5 जो है इसे द्वितीय संक्रमण श्रेणी कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ भरते हैं, 4D पे। और आवर्त 6 की बात करें तो ये तृतीय संक्रमण श्रेणी होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ भरते हैं, 5D में, ठीक है। आपके जो स्कैंडियम वाली होती है ये आपकी आवर्त 4 कहलाती है, प्रथम संक्रमण श्रेणी, जिसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ भरते हैं, 3D में। और आवर्त 5 वाली में 4D में, आवर्त 6 वाली में 5D में, ठीक है। तो ये बात भी आप जान लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखते हैं इनके लक्षण। तो देखो अब देखते हैं संक्रमण तत्वों के सामान्य लक्षण, ठीक है। देखो बात करें पहले नंबर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो देखो कहा गया संक्रमण तत्वों के परमाणुओं में n-1d उपकोष आंशिक रूप से भरा होता है तथा बाह्य कोश n का विन्यास ns1 और 2 या ns0 होता है, ठीक है। क्या बात हुई, n-1d जो होता है ये आंशिक रूप से भरा होता है तथा बाह्य कोश n का विन्यास ns1 और 2, मतलब 1 अथवा 2, मतलब ns में 1 अथवा 2 आ सकता है और ns0 हो सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिससे ये बातें समझ में आए हमें, ठीक है। तो ये देख सकते हो ये आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं, स्कैंडियम परिवार पूरा, मतलब जो स्कैंडियम 21 से 30 तक है, ठीक है। 21 से 30 तक के तत्व आपके लिखे हुए हैं। तो देख सकते हो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने निकाला है। तो कहा गया NS पे 1 और 2, मतलब 1 अथवा 2 मिल सकता है। देख सकते हो कहीं पे आपको 1 भी मिला होगा। तो जैसे कि आपका, तो देखो जैसे हम ये जो आपका कॉपर वाला होता है इस पे आपका यहाँ पे 1 हो जाता है और यहाँ पे 10 हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आप भी याद रखो, ये गड़बड़ हो गया था, ठीक है। तो इस पे आपका कॉपर पे क्या होता है, जो 29 होता है और यहाँ पे जो 24 होता है, ठीक है। इस पे भी देखो गड़बड़ कर दिया। जो आपका 24 और 29 है ये क्या होते हैं, अपवाद होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, अपवाद। इनमें s पर 1 इलेक्ट्रॉन ही भरता है, इनमें s पर 1 इलेक्ट्रॉन भरता है और d पे आपका जितने बचे वो, ठीक है। 5 इस पे भरे, देखो इसमें d पे कितने भरे, 10। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। क्या कि आपका 24 और ये जो 29 है ये अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। ये आपके इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे निकलता है, ठीक है। यहाँ पे 1 होता है, यहाँ 10 हो जाता है और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5। तो यही बात होती है, NS कहीं पे आपको 1 मिलेगा और कहीं पे आपको NS1 और 2 मिलेगा। आप कहा गया n-1d, n-1d का मतलब देखो n क्या है आपका 4, अगर इससे 4 से हम 1 घटा दे, 4 माइनस 1d, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3d। तो उसी में तो इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, देख सकते हो आप। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सारे इलेक्ट्रॉन 3D पे भरे दिखेंगे, 1 2 3 5 5 6 7 8 10 और 10, ठीक है। तो सारे इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ पे भरे दिख रहे हैं, कहाँ पे भरे दिख रहे हैं, हमें इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं कहाँ पे, हमें इलेक्ट्रॉन भरे दिख रहे हैं D पे, ठीक है। और वो भी n-1d, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। कैसे n-1, क्योंकि n आपका 4 था, 4 माइनस 1 मतलब 3D, ठीक है। तो 3D पे भर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो एकदम आसान है, देख सकते हो आप। तो देखो लेकिन ये जो आपका जिंक होता है ये संक्रमण तत्व तो नहीं होता, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन 10 भरे होते हैं, मतलब पूर्ण रूप से 10 भरे होते हैं, इस पे पूर्ण रूप से 2 भरे होते हैं, ठीक है। तो इस कारण से जिंक आपका नहीं होता, ठीक है। तो ये आपके 3D श्रेणी के संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थे, ठीक है। और इसमें देखो कहा गया जिंक उपवर्ग के तत्व संक्रमण तत्वों के लक्षण प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि उसमें डी उपकोष पूर्ण रूप से भरा होता है। तो आप ये तो कहोगे कि डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं, लेकिन जिंक परिवार को छोड़कर, जिंक उपवर्ग के तत्वों को छोड़कर, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना। अब बात करते हैं इनकी ऑक्सीकरण अवस्था की। ये जो होते हैं संक्रमण तत्व ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। देखो कैसे संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते, देख सकते हो आप। हमने आयरन का परमाणु क्रमांक दिखा 26, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला ये, ठीक है। आप जब Fe2+, ठीक है, Fe2+ का निकाला जाएगा तो इस पे 2+ का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकाल दिए बारीक अच्छा से, तो यहाँ पे 4s0 हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसकी 3d6 का देखो हमने निकाला यहाँ पे जो 3d6 है, तो इस पे 4 इलेक्ट्रॉन आपको अयुग्मित दिख रहे हैं। और अगर Fe3+ की बात करें, ठीक है, बात करें किसकी, Fe3+ की, तो 3+ में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए।
3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो इसका देख सकते हो 3d5 का हमने विन्यास किया, सारे खानों में आपके इलेक्ट्रॉन भरे, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन युग्मित दिख रहे हैं, इसमें 4 दिख रहे थे लेकिन इसमें 5 दिख रहे हैं। तो ये फर्क होता है, ये क्या करते हैं, इसमें देखो 5 हो जाती है, इसमें 4, तो ये क्या करते हैं, परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण तत्व तो क्या करते हैं, परिवर्ती आक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। देख सकते हो आपसे आगे भी कहा गया मरकरी Hg की आक्सीकरण अवस्था +1 और +2 होती है, ठीक है। मतलब कहीं पे +1 आपको मरकरी की देखने की मिलेगी और कहीं पे +2, ठीक है। इसी प्रकार जो भी तत्व आपके संक्रमण तत्व ज्यादातर होते हैं वो क्या करते हैं, परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था मतलब बदलने वाली परिवर्तित होने वाली आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। आप देखते हैं इसकी धात्विक प्रकृति इस पे होती है, ठीक है। संक्रमण तत्वों में सभी संक्रमण तत्व धातु हैं, कहा गया आपसे सभी संक्रमण तत्व धातु हैं, क्योंकि उनके परमाणु के बाह्य कोश में केवल 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 या 2। जैसे अभी हमने देखा था ना 4s1 कहीं पे मिल रहा था, कहीं पे 4s2 मिल रहा था, तो इसमें 1 और 2 इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में होने की वजह से ये धात्विक प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। कहा गया सभी संक्रमण तत्व धातु हैं क्योंकि उनके परमाणु के बाह्य कोश में केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये बात भी होगी। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि परमाणु त्रिज्याओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो बात करेंगे कि परमाणु त्रिज्या की, देखो कह रहा है किसी श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु और आयनिक त्रिज्या धीरे धीरे घटकर लगभग स्थिर सी हो जाती है। क्या कहा गया, किसी श्रेणी में अगर परमाणु क्रमांक आप जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे 21 स्कैंडियम का है, जहाँ जहाँ आप 30 में जाओगे, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या धीरे धीरे घटकर लगभग स्थिर सी हो जाती है, मतलब धीरे धीरे घटने लगती है और एकदम स्थिर हो जाती है, ठीक है। तो ये होती है इनकी परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्याओं की बात, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ घटती है, ठीक है। आप बात करें संक्रमण तत्वों में रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। देखो संक्रमण धातुओं में डी ऑर्बिटलों के आंशिक रूप से भरे होने के कारण संक्रमण धातु रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाते हैं। क्या कहा गया, संक्रमण धातुओं में डी ऑर्बिटलों के आंशिक रूप से, मतलब आंशिक रूप हमने देखा था ना, डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन 10 से कम ही इलेक्ट्रॉन आपके संक्रमण तत्वों में होते हैं, जैसे 1 2 3 4 आपके, ठीक है। तो संक्रमण तत्वों में डी ऑर्बिटलों के आंशिक रूप से भरे होने के कारण संक्रमण तत्व क्या दिखाते हैं, रंगीन आयन दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, क्योंकि जैसे अगर मान लो डी पे 3 इलेक्ट्रॉन भरे तो आपको वो रंगीन कब होंगे, जब आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अगर हम इस पे इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है, अगर हम इस पे इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1 2 1 3, तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित मिलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो कि अयुग्मित होंगे, जिसके कारण संक्रमण तत्व रंगीन होंगे, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं इनके अनुचुंबकीय लक्षण का। तो देखो संक्रमण धातुओं में अनुचुंबकीय लक्षण भी होता है। कह रहा है डी ऑर्बिटलों के आंशिक रूप से भरे होने के कारण संक्रमण धातु अनुचुंबकीय यौगिक बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, देखो रंगीन और अनुचुंबकीय बात एक ही है, ठीक है। अगर अनुचुंबकीय होगा तो वह रंगीन जरूर होगा, ठीक है। तो अनुचुंबकीय भी आप इसी पॉइंट से दिखाओगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वह अनुचुंबकीय भी होगा और रंगीन यौगिक भी बनाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई संक्रमण तत्वों की। तो देख सकते हो भाई कितना आसान टॉपिक था संक्रमण तत्व। टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, एकदम आसानी से हमने समझा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।